बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे मसारिफ़ पैदाइश पे। और मसारिफ़ पैदाइश का इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो भी हम कारोबार करते हैं, चाहे जो भी कोई फ़र्द कारोबार शुरू करता है, उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि वो मुनाफा कमाता है। और इसके लिए उसने ये फ़ैसला करना होता है वो किसी शय की कितनी मिकदार पैदा करे और कौन सा आमलीन पैदाइश का इश्तराक हासिल करे जिसकी बिना पर उसकी कॉस्ट कम से कम और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा है। आमलीन पैदाइश आपको पता है हमारे पास होते हैं लैंड, ज़मीन, लेबर, मेहनत, तंजीम। उनको किसी मैनेजमेंट में और तंजीम होती है कि उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनका कोई कॉम्बिनेशन लेना और साथ उसके कैपिटल लगता है और या फिर मनी लगाई जाती है। और चाहे मसारिफ़ पैदाइश की जो बाज़ार में जो भी चीज़ें हमें फ़रोख्त करने के लिए आती हैं उससे कितनी आमदनी हासिल होगी वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। कवानीन हासिल के तहत भी देख लिया है कि टोटल रेवेन्यू उसको कितने हासिल होते हैं। टोटल रेवेन्यू हमने देखे P इंटू क्यू, औसत हासिल देखे टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, हमने देखा कि उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स और मुख्ततिम हासिल मार्जिन रेवेन्यू को हम देखा कि टोटल रेवेन्यू में जो इजाफा होता है। ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो कि हासिल होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ फ़र्म को आमलीन पैदाइश की जो मुख्तलिफ़ इकाइयाँ दरकार होती हैं या वो आमलीन की खिदमात लेती है या कमोडिटी को इस्तेमाल करती है, तो फ़र्म के या प्रोड्यूसर को आमलीन के मुआवजे भी देने पड़ते हैं। और जो प्रोड्यूसर या जो आजर या जो एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेसमैन या फैक्ट्री ओनर आमलीन को जो मुआवजे देता है उसको मसारिफ़ पैदाइश होते हैं। उसके लिए लैंड को रेंट देता है, मेहनत को वेच देता है, मशीनों के लिए कैपिटल के लिए वो पैसे देता है। तो अब ये जो मसारिफ़ उसको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जो लागत उस पर आती है वो डिपेंड करती है कि उसने कितनी चीज़ें पैदा करनी है, किस ख़ास मकदार में पैदा करनी है, उसमें आमलीन किस कॉम्बिनेशन से लगाने हैं और किस तरह से आमलीन के मुआवज़ों का तयन करना है ताकि उसके पास जो मसारिफ़ हों, जो उसकी कॉस्ट हो कम से कम हो और उसका रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके लिए उसके पास जो होती है टोटल फिक्स कॉस्ट भी होती है। एक शुरू में जो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है जो कि कुली मसारफ, सबसे पहले तो कुली मसारफ की अगर हम बात करें, ऐसे अखराजात होते हैं कि एक ख़ास मिकदार को पैदा करने के लिए बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसमें ज़मीन की कीमत भी हो सकती है, उस पर उसका लगान भी हो सकता है, इमारत की तमीर का ख़र्चा भी हो सकता है, कर्ज़े का सूद भी हो सकता है। इसके अलावा खाम माल की कीमत, मशीनों की कीमत, मज़दूरों को जो उजरत दी जाती है, फिर उसको और अपने कैपिटल को, अपने सामान को इधर उधर लाने ले जाने के लिए नकलो हमल के अखराजात, बहुत कुछ, पब्लिसिटी वगैरह सब कुछ ही शामिल है। ये सब एक आजर को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को बर्दाश्त करना पड़ता है और उसकी बेस पर वो कुली मसारफ कहलाते हैं। अब कुली मसारफ में की दो टाइप है, मुअय्यना मसारिफ और साथ है हमारे पास मुअय्यना मसारिफ के साथ साथ हमारे पास है मतगय्यरा मसारिफ। मुअय्यना मसारिफ कौन से होते हैं? जो मुस्तकिल नौइयत के होते हैं, जो फ़र्म को हर हालत में किसी काम को भी शुरू करने के लिए बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब ये जो मसारिफ़ होते हैं और ये हर सूरत कारोबार की स्टार्टिंग में बर्दाश्त करने पड़ते हैं और इसका इस बात से ताल्लुक़ नहीं होता कि हमारा कारोबार चल रहा है, बंद पड़ा है, क्या हालात है। और शॉर्ट पीरियड में, अरसा कलील में ये मसारिफ़ जो होते हैं ना, ये चेंज नहीं होते, तब्दील नहीं होते, ठीक है। और इसमें अगर आप इसकी एग्ज़ाम्पल लें, आपने कोई फैक्ट्री ली, उसकी जगह ली, आपने उस पर फैक्ट्री तामीर की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ज़मीन की कीमत हो गई,
या आपने कोई इमारत ली, उसमें आपने मशीनें लगा दी, इमारत का किराया होगा, मशीनों का किराया हो गया, सरमाए का सूद हो गया। फिर कुछ लोग आप परमानेंट मुलाजमीन को भर्ती करते हो, उनकी तनख्वाहें हो गई, वो मुअय्यना मसारिफ होते हैं। जबकि मुतगय्यरा मसारिफ जो होते हैं वो उनका ताल्लुक इस चीज़ से होता है कि आपने कारोबार को चालू हालत में रखना है, रनिंग पोजीशन में, कितनी शय की मिकदार लें, और अगर कारोबार बंद कर दें तो उनको बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। और इनका ताल्लुक होता है कितनी आपने शय की मिकदार ज़्यादा मिकदार में पैदा करनी है कि कम मिकदार में। इसलिए इनको हम लोग बराह रास्त मसारिफ भी कहते हैं, जबकि मुअय्यना मसारिफ को हम बिलवास्ता मसारिफ कहते हैं। अब इसमें बेसिकली हमने जितना सामान हमें जितना ऑर्डर आए, जितना हमने मार्केट में भेजना हो, उतनी ही खाम माल की हम अपनी फैक्ट्री में जमा करेंगे, उतने ही मुलाजमीन को लगाएंगे, उतनी ही मशीनों को चालू हालत में रखेंगे। अब उसके बाद होते हैं टोटल हमारे पास औसत मुअय्यना मसारिफ। अगर हम कुली मसारिफ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर दें तो औसत मुअय्यना, औसत कुली मसारिफ होते हैं, कुली मसारिफ को पैदावार की इकाइयों पर। और अगर हम मुअय्यना मसारिफ को पैदावार की इकाइयों पर, वो औसत मुअय्यना मसारिफ। इसी तरह हम कुल मुतगय्यरा मसारिफ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर दें तो हमारे पास औसत मुतगय्यरा मसारिफ आ जाते हैं। जबकि मुख्तलिफ मसारिफ क्या होते हैं कि कुल पैदावार में जो इजाफ़ा हो लिया जाता है, या किसी शय की ज़ायद मकदार को पैदा करने के लिए जो लागत बर्दाश्त करनी पड़े, उसे हम मुख्तलिफ मसारिफ कहते हैं। इसको दो तरीक़ों से बयान किया जाता है कि कुली मसारिफ में क्या इजाफ़ा हुआ, या मुख्तलिफ मसारिफ वो अखराजात भी होते हैं जो किसी शय की ज़ायद या अगली यूनिट को, इकाई को पैदा करने के लिए बर्दाश्त किए जाएँ। और लेकिन इन कुली मसारिफ का, औसत मसारिफ का और मुख्तलिफ मसारिफ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। उसको हम लोगों ने अब एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हमारे पास आप देखें टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट हमने 120 पर ही रखी है थ्रू आउट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इस गोशवारे में, वो हमारे पास यानी जिस जिस तरह यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं, इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं, हम पहले वो 0, 60, 120, 180, 240 फ़र्ज़ करें, इतनी हमने इसमें इजाफ़ा 60 का करते गए। और जबकि आउटपुट की इकाइयाँ अगर हम देखें, पहले 0 थी, फिर 10 हो गई, फिर 22, फिर 36, 52, फिर 70, फिर 86, फिर 100, 112 और उसके बाद 122, 130। अगर हम आउटपुट को देखें तो अगेन वही हमारे पास होगा कि पहले हमारे पास जो है तकसीरें हासिल है, फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकें और उसके बाद इस्तकरार भी हो सकता है, और उसके बाद हमारे पास तकलील हासिल आ गया। तकसीर हासिल के ताबे हुआ, फिर इस्तकरार हासिल हुआ और फिर तकलील हासिल आ गया। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर उसमें कितने लगाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमने टोटल वर्कर लगाए हैं 10। इन पैदावार को, इस आउटपुट को जो कि 0, 10, 22, 36 की सूरत में है, उनको पैदा करने के लिए अब हमने एवरेज फ़िक्स कॉस्ट कैसे ली, हमने टोटल मसारिफ को, टोटल हमारे पास जो भी फ़िक्स कॉस्ट का कॉलम था उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4 आपको नज़र आ रहा होगा कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स जितने हमने लगाए, नंबर ऑफ़ वर्कर्स के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स देखें आपके पास ये हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास टोटल को फिक्स कॉस्ट, हमने इसको और इसको आपस में डिवाइड किया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला हमारे पास हासिल हो गया, हमारे पास पूरे का पूरा कॉलम। उसके बाद अगर हमने इसी तरह अगर हमने टोटल, अगर हमने दूसरी कॉस्ट लेनी है, इसी तरह हमने जब वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, उसमें भी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ये वाली है, हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये वाली है, और इधर हमारे पास अगेन नंबर ऑफ़ वर्कर पर, इस पर 0, 1, 2, 3 पर डिवाइड करते जाना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 डिवाइड बाय 0, 0, और 60 डिवाइडेड बाय
6 और उसके 60 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ वर्कर 2 और उसके मुताबिक हम लोगों ने ये हमारे पास इसका आ जाएगा एवरी हमारे पास जितनी हमने यूनिट्स पैदा की हैं। ये तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स आ गए, हमने जितनी यूनिट्स पैदा की हैं। आप देख रहे होंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट 0, 12, 5.2 इसमें हमारे पास क्या है क्यू। क्यू क्या है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये देखिए आप, ठीक है। उसके मुताबिक हमने देना है कि हमने चाहे फ़िक्स कॉस्ट लेनी हो। पहले तो मैंने आपको ये बताया था हमने नंबर ऑफ़ वर्कर ये वाले लगाए, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट की ये वाली यूनिट्स हमारी इंक्रीज़ करती रही। 0 लेबर पे 0 थी, 1 लेबर पे 10 आई, 2 लेबर पे 22, 3 लेबर पे 36, 4 लेबर पे 52। इस तरह से जैसे जैसे हम लेबर की यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं हमारे पास टोटल आउटपुट में इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन ये इंक्रीज़ एट अ डिक्रीजिंग रेट है, यानी शुरू में इजाफ़ा ज़्यादा होता है, फिर इजाफ़ा कम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज फ़िक्स कॉस्ट की और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, एवरेज टोटल कॉस्ट की, तो हमने फ़िक्स कॉस्ट, टोटल फ़िक्स कॉस्ट को हमने किस पर डिवाइड किया, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे। और इस तरह से हमने इसको हमारे पास जो पैदावार हासिल होती है हम उसकी तरफ जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो करना है इसके लिए हमारे पास जो, चूँकि अब हम लोगों ने आपके लिए, मैं इसको साफ़ करूँ, ये बाकी हमारे पास जो इसके लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के बाद, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट वो किसके मुताबिक चेंज हो रही है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स के मुताबिक। इसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को क्या लेके चलना है, अब हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट के कॉलम को अगर हमने टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट लेनी है, हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे डिवाइड किया, ठीक है, जिससे हमें ये वाला कॉलम हासिल हुआ। फिर हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने किस पे डिवाइड किया, हमने आउटपुट पे डिवाइड किया। ये आपके पास आउटपुट का कॉलम कॉलम है। फिर हमने टोटल वेरिएबल, टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट के कॉलम को हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे डिवाइड किया, जिससे हमें ये कॉलम हासिल हुआ। अब अगर हम इसके बारे में, अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग लगाते हैं, हमारे पास आता है कॉलम। अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास आपकी बुक में ये देखें, आपके पास इनका ख़त किस तरह से आपके पास, ये आपके पास आता है, कुली मसारफ का ख़त यहाँ जाता है ये, और ये आपके पास टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट सम है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, फ़िक्स कॉस्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ कर रही है, और उसके बाद कुली मसारिफ का ख़त भी विद नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारे पास पैदावार की इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है, और ये हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड देती हैं। और अगर हम इसके साथ ही हमने इनके एवरेज कॉस्ट का, और हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट गिरेगी। इसके बाद बाकी जितने भी एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ये सब एक यू शेप ट्रेंड दे रहे हैं। यू शेप का मतलब ये है कि पहले हमारे पास तकलील मसारिफ होता है, फिर तकसीर हासिल होता है, फिर पहले हमारे पास तकलील मसारिफ, तकसीर हासिल होता है, लेकिन तकलील मसारिफ होता है, पहले कॉस्ट गिरती है। इसको मैं आपको एक डायग्राम से अगेन एक्सप्लेन करती हूँ जो हम लोगों ने इसके लिए बनाई है। ये देखें कि जब हमारे पास ये वाली डायग्राम यू शेप क्यों आ रहा है, ये देखें, तकलील मसारे क्यों, उस वक्त हमारी पैदावार में उसकी यूनिट, लागत पर यूनिट में
कमी हो रही होती है। और जो हमारे पास ला होता है, हमारे पास जो हमारा कारोबार होता है, वो तकसीर हासिल के ताबे होता है। उसके बाद इस्तकरार हासिल, और उसके बाद तकलील हासिल जब आता है, वो किस वजह से होता है? तकसीर मसारिफ की वजह से। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास कुली बेसिकली दो तरह के, हम लोगों ने जब भी हमने इनको लेना है, हमारे पास दो तरह के टाइम पीरियड आते हैं, अरसा कलील और अरसा हमारे पास अरसा कलील आता है और अरसा तवील आता है। और जो अरसा तवील आता है, अरसा कलील में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एवरेज कॉस्ट है और हमारे पास मुख्ततम लागत है। तो मुख्ततम लागत भी जब मुख्ततम लागत भी कम होती है, औसत लागत भी कम होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद मुख्ततम लागत भी बढ़ती है, औसत लागत भी बढ़ती है, वीयर टीयर होती है। और अरसा कलील बेसिकली हमारे पास अरसा कलील है और अरसा तवील है। अरसा कलील से मुराद जब भी हमने फ़र्म को डिस्कस करना है, हमने उसमें चाहे उसकी प्रोडक्शन को डिस्कस करें, तो हमने हमेशा टाइम पीरियड को दो टाइम पीरियड में डिवाइड करना है, अरसा कलील, अरसा तवील। अरसा कलील में कोई ना कोई आमले पैदाइश मुय्यन होता है, मसलन ज़मीन हो गई, मशीनें हो गई। अरसा तवील में सारे आमलीन मुतगैर होते हैं। अरसा तवील में फैक्ट्री, कारोबार, फर्म, सनत फैलती है। अरसा तवील में आमलीन के वो जोड़े मुंतखब किए जाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देते हैं और मसारिफ कम से कम होते हैं। इसमें फ़र्म का साइज़ भी इंतखाब होता है, इसलिए यहाँ पर तकसीर हासिल आ गया और वहाँ तकलील मसारिफ होता है। उसके बाद हमारे पास फ़र्म के लिए को कुछ अरसे के लिए इस्तकरार हासिल पे रहती है। अब अरसा तवील जो होता है वो अरसा कलील के ख़त से लिया जाता है। उसकी मदद से हमें उसको हमने फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अरसा कलील को प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। अरसा कलील को हम प्लानिंग कर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, ये देखें, अरसा तवील में हमारे पास ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अपने उस फर्म का साइज़ भी चेंज कर सकते होते हैं, अपने प्लांट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अरसा कलील में हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने अगर अरसा तवील के औसत मसारिफ को देखना है तो वो एक्चुअली अरसा कलील के जो है औसत मसारिफ को कवर किए होते हैं, यानी उनके ऊपर वो एनवेलप बने होते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये फ़र्म आपके पास 3 साइज़ की फ़र्म है, ATC1, ATC2, ATC और ATC3। और हर फर्म का जो साइज़ होता है, यानी पहली जो ATC1 है वो स्मॉल साइज़ की फ़र्म है, यानी स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन है। और ये जो ATC2 है वो हमारे पास दरमियाने साइज़ की है, जो ATC3 है वो बड़ा साइज़ है, लार्ज स्केल। और उसी के मुताबिक उनके हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व है। अगर जो हमें कुछ अरसे के लिए ऐसी पैदावार की ज़रूरत हो, फर्म छोटे साइज़ की हो, तो और उसको जस्ट पैदावार ओ क्यू वन यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोड्यूस करनी हो, तो फर्म क्या करेगी? तो फर्म अपने छोटे प्लांट की प्रोडक्शन को यूटिलाइज़ करेगी, छोटे प्लांट से पैदावार करेगी, क्योंकि उसमें उसको पैदावार देना और उसको रसद को फ्राहम करना आसान होगा। और उसके बाद जो स्मॉल साइज़ की फॉर्म है, अगर हमने Q1 और Q2 के दरमियान हमने कमोडिटी को पैदा करना है या रसद को फ्राहम करना है, तो फिर हम अपने मीडियम साइज़ प्लांट का यूटिलाइज़ करेगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ले सके। उसके बाद अगर हम आगे चले जाएं, तो अगर Q1 से Q2 तक फर्म मीडियम साइज़ पे रहेगी, लेकिन इसके बाद फर्म ने इससे भी Q2 से भी ज़ायद अगर उसने पैदावार लेनी हो, तो वो लार्ज स्केल प्लांट में चली जाएगी। और जब भी फर्म इन जगहों पे काम करेगी, याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला एफिशिएंट पॉइंट है। और अगर हम इन तमाम को मिला दें, तो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हासिल होगा।
और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, प्लानिंग कर्व, क्योंकि ये लॉन्ग रन में है। इसमें प्लांट जो होता है, फर्म अपने प्लांट के एफिशिएंट पॉइंट को मिलाकर हमने ये जितनी भी हमारे पास स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल फर्म थी, उनके एफिशिएंट पॉइंट को मिलाकर हमने एक कर्व हासिल किया है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रन एटीसी। लॉन्ग रन एटीसी क्या है कि एफिशिएंट तमाम स्मॉल स्केल के एफिशिएंट पॉइंट को मिला दिया गया है, जिसकी वजह से हमने ये लॉन्ग रन कर्व लिया है। इसी तरह हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सो मैनी हमारे पास प्लांट साइजेस हैं, जिसकी वजह से हमने जिनको इकट्ठा करके हमने एक लॉन्ग रन का हम लोगों ने कर्व हासिल कर लिया है, जो कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट पॉइंट को जाहिर कर रहा है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो डायग्राम बनाई गई है, इसमें इसका ये डिक्रीजिंग पोर्शन, ये लेफ़्ट साइड, और जब वो पैंदे की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास कौन सा साइज़ आ जाता है, ये उसका पैंदा आ जाता है, और यहाँ पर कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। और फर्म यहाँ लॉन्ग अरसा के लिए पहले वो खूब तकसीरें हासिल भी को ज़्यादा अरसा के लिए लॉन्ग रन में अचीव किया जा सकता है, फिर मामूली मुनाफा पर इस तकरार हासिल पर वो काफ़ी अरसा कायम रहती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जब प्लांट का में जब कॉस्ट इंक्रीज़ होती है पर यूनिट, तो फिर वो यहाँ पर आती है, जिसको तकसीर मसारफ या दूसरी तरफ तकलील हासिल कहते हैं। अब बेसिकली लॉन्ग रन में जो सबसे अहम बात है आपने ज़िक्र करना है कि आखिर फर्म इतना अर्सा अपने आप को कैसे तकलील मसारिफ और इस तकरार मसारिफ पर मेंटेन करती है, कैसे वो रहती है। दरअसल इस मुकाम पर फर्म को बैरूनी और अंदरूनी कफ़ायतें हासिल होती हैं। उसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हासिल होती है। तवील अर्सा में उसकी एटीसी मतवातर मतवातर फॉल होती रहती है। फर्म की एटीसी मतवातर यहाँ इस हिस्सा में फॉल होती रहती है, और लॉन्ग अरसे के लिए फॉल होती है। किस लिए फॉल होती है कि उसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, उसको अपने रिटर्न पर वसूलियाँ भी ज़्यादा हो रही होती हैं, पैदावार भी बढ़ रही होती है, और फर्म को की लागत भी पर यूनिट कम हो रही होती है, क्योंकि एक दफ़ा जो इन्वेस्टमेंट कर दी, अब उसके पास मशीनें भी हैं, उसके पास जगह भी है, उसके पास रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ है, तो वो लेबर को अच्छे कम्बिनेशन के मुताबिक वो आमलीन पैदाइश का बेहतर से बेहतर प्लानिंग करके उनका कॉम्बिनेशन लेके अपने पैदावार को कम कर सकती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इस एरिया में जाने के बाद इस एरिया में भी फर्म अपने आप को बहुत अरसा, ये उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। लेकिन जब फर्म इस मकाम पे आती है, इस मकाम पे लॉन्ग रन में कुछ आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, मच ऑफ टाइम रीपिंग द प्रॉफिट, मच ऑफ टाइम गेटिंग प्रोग्रेस, एक जब ये इस एरिया में लॉन्ग रन का एलएसी क्यों राइज करता है, उस वक्त फर्म की डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, अदम कफ़ायतें शुरू हो जाती हैं। अदम कफ़ायतें उस वक्त शुरू होती हैं जब एटीसी, लॉन्ग रन एटीसी बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पैदावार तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ लागत भी बढ़ती है। मसलन खाम माल की कीमत में इजाफा हो गया, मशीनों की तोड़ फोड़ शुरू हो गई, फैक्ट्री में रिपेयर वगैरह करवानी पड़ गई, तो उसके साथ लागत भी बढ़ जाती है। यानी एटीसी बढ़ना कब जब शुरू होता है तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, और और जिसकी वजह से फर्म को यहाँ पर ज़्यादा लागत का सामना करना पड़ता है। और अगेन लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि इसमें फर्म को तकसीरें हासिल पर ज़्यादा अरसा रह सकती है। किस वजह से फर्म की अंदरूनी उसको बैरूनी और अंदरूनी कफ़ायतें हासिल होती हैं। वो हो सकता है मज़दूरों विद द पैसेज ऑफ टाइम महारत हासिल कर जाए,
उनको स्पेशलाइजेशन आ जाए, वो जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ आ जाए, जिसकी वजह से उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती है। और अदम किफ़ायतें उस वक्त होती हैं जब एलएसी राइज करना शुरू होता है, रॉ मटेरियल की हो सकता है ज़्यादा प्राइस हो जाए, या फर्म की फैक्ट्री का साइज़ इस कदर ज़्यादा हो जाए कि उसको मेंटेन करना, उसकी मैनेजमेंट करना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो हम लोगों को जो बेसिकली हमें लॉन्ग रन में किफ़ायतें क्यों होती हैं, फर्म का साइज़ जो इंक्रीज़ करता है बहुत अरसा के लिए, वो ज़्यादा अपने रिटर्न को किस तरह मेंटेन करती है, क्यों इसका लॉन्ग रन का आहिस्ता आहिस्ता गिरता है, वो बैरूनी और अंदरूनी किफ़ायतों की वजह से उसके बाद चढ़ना क्यों शुरू होता है, उसकी डिसइकोनॉमीज अदम किफ़ायतें हैं, और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी। और जो शॉर्ट रन होते हैं, शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व और दूसरे कर्व, ये आपके पास किस तरह से होते हैं, ये यू शेप होते हैं। ये आपके पास यू शेप होते हैं और उसकी बेस पर फर्म अपनी पैदावार बनाती है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा यही गोशवारा इसमें, और इसी तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, और उसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन करके आपने इसका पूरा पूरा इसको आपने